फिर गया दिखता है यार। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए। फिर आज की इस बेहतरीन क्लास को जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बच्चों, जल्दी से एक बार मुझे आप इंडिकेट कर दीजिए। चलिए बच्चों, हमारी जो आज की जो क्लास है बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो बेहतरीन टॉपिक मुझे आपको समझाना है ना बच्चों, वो है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, और साथ में बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी बच्चों विद्युत हृदय लेख। मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका था बच्चों, इस चैप्टर का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना है बच्चों, वो है कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बच्चों, वो टॉपिक पढ़ाने नहीं है, मुझे आपको समझाने बच्चों। पर वो टॉपिक जो है हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। कल क्या शुभ दिन है बच्चों, टीचर्स डे पर बेहतरीन टॉपिक आपके एमजे सर आपके सामने पेश करेंगे, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल और ईसीजी। पर बच्चों, उस लेक्चर से पहले हमारी आज की जो क्लास है वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। आपको पता है बच्चों, ब्लड वाले पोर्शन से मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, और बाकी जो पूरा चैप्टर बचा बच्चों, उससे जो है एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, नीट 2025 का जो क्वेश्चन निकला था बेटा, वो आज की इस क्लास से निकला था। आज की क्लास में बच्चों मैं दो टॉपिक का टारगेट लेकर चलना चाहता हूं। एक तो है बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपको पता है बच्चों, नीट 2025 का जो क्वेश्चन था वो आज की ही इस क्लास से जो है बच्चों निकला था। तो पर आज की क्लास शुरू करें उससे पहले मेरी सोच बहुत ही क्लियर है बच्चों। मकसद है क्लास में चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, मकसद हमारा माँ है बच्चों। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहूंगा बच्चों। जल्दी से एक बार आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी बेटा, आज बस हम दो टॉपिक का जो है टारगेट लेकर चलना चाहते हैं। इस कोशिश में पढ़ेंगे कि क्लास में याद हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत से मैं आपके साथ जुड़ूंगा बच्चों। अब कमेंट सेक्शन से अपने आप को दूर कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो है आंखें बंद कर कर मैं जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, थोड़ा आप सोचिए बच्चों चैप्टर के बारे में, कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी बच्चों, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बेहतरीन लेक्चर है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। एक बेहतरीन चैप्टर हमने शुरुआत की थी बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जैसे हम प्यार से नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक वर्ड रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। इत्मीनान से पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के एग्जांपल्स याद कीजिए बच्चों। विदाउट एक्सेप्शन ओपन सर्कुलेशन हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिल रहा है, मोलस्क में देखने को मिल रहा है।
क्लोज सर्कुलेशन जो है बेटा वो हमें एनलीट्स में देखने को मिल रहा है और कॉर्डेट्स में देखने को मिल रहा है। अब समझिए बच्चों, मैंने गलती से बोल दिया होगा बेटा, कल जो है मेरी क्लास नहीं है। कुछ बच्चों के लगातार कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रहा हूं, कल जो है बेटा मेरी क्लास नहीं है। कल से मेरा मतलब है जो ऑफिशियल शेड्यूल है बच्चों, परसों यानी सैटरडे को जो मेरी क्लास रहेगी उसमें हम बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। अब कमेंट सेक्शन से आप दूर हो जाइए। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। 10-15 मिनट में आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। सुनिए बच्चों, याद कीजिए मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का पॉइंट, क्लोज सर्कुलेशन जो होता है बेटा वो ओपन सर्कुलेशन की तुलना में ज्यादा एडवांटेजेस होता है, लाभदायक होता है। अगर रीजन पूछे बच्चों तो रीजन क्या होना चाहिए बेटा? क्लोज सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको आप प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं, ये उसका रीजन होना चाहिए। अब याद कीजिए बेटा, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, मेहनत समझिए, पूरा लेक्चर रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, सुनिएगा बच्चों। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड हमेशा क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है उसे कहा जाता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड हमेशा क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर आप लिम्फ की बात कर रहे हैं बच्चों तो वो लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर आप ब्लड की बात कर रहे हैं तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ेंगे हमारे आने वाली क्लास में, फिलहाल हमने शुरुआत की थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। बेटा ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं। आप सोचिए बच्चों, मैं आपको समय दे सकता हूं, आप हमें रिजल्ट लाकर देंगे, यही हमारा रिश्ता होना चाहिए बच्चों। बेटा याद कीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं, अपनी पलकें बंद करके एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप मेन एग्जाम का एक क्वेश्चन सोच बैठे बच्चों, मैं आपको रिवीजन का समय दे रहा हूं। थोड़ा ब्लड के बारे में सोचिए बच्चों कि ब्लड के अंदर जो है फाइबर्स तो कंप्लीटली एब्सेंट हैं, वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड ब्लड कॉर्पसेस जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। थोड़ा सोचिए बच्चों, मैं चाहूंगा प्लाज्मा के बारे में सोचिए। 55%, उसमें 90 से लेकर 92% पानी है, उसमें 6 से 8% प्रोटीन है। थोड़ा सोचिए बच्चों, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म, और फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है बेटा वो ब्लड कोगुलेशन, रक्त का स्कंदन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आप सोचिए। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू बच्चों। थोड़ा सा बच्चों आप आरबीसी के बारे में सोचिए कि इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल जो है बच्चों वो डीजनरेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल सके हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए। 7 माइक्रोमीटर, 120 डेज, 5 to 5.5 मिलियन पर mm3, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आपके टेस्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग तक आएगा, वो अपलोड हो चुका है बच्चों, पर मकसद टेस्ट नहीं है, मकसद मां है। मैं चाहूंगा बच्चों जल्दी से एक बार आप डब्ल्यूबीसी के बारे में सोचिए बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, परसेंटेज सोचिए। 2 से 3%, 0.5 to 1%, 60 to 65%, 6 से 8% और 20 से 25%। एनसीईआरटी का है, टेस्ट में मिलना चाहिए बच्चों। थोड़ा फंक्शन सोचिए बच्चों। A for acidophil, A for allergy and parasitic infection। फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी सोचिए बच्चों, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, माइक्रोपुलिसमैन, मैक्रोपुलिसमैन। उस सेल के बारे में सोचिए जिसके फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट। तो ब्लड का कंपोजिशन पूरा रिवाइज कर चुके हैं बच्चों। मैं चाहूंगा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में सोचिए। बस एनसीईआरटी वो टेबल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बच्चों, बहुत मेहनत करेंगे बच्चों। ब्लड ग्रुप के बारे में सोचिए कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, किसमें आरबीसी पर कौन सा एंटीजन, किसमें प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी, और किसके लिए डोनर ग्रुप कौन होता है, रक्तदाता समूह कौन होता है। थोड़ा सोचिए।
ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म सोचिए, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द के साथ पढ़ेंगे और टाइम पर कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। इसी को मेहनत कहते हैं बच्चों, क्योंकि इधर उधर की कोई बातें आपसे करनी नहीं है हमको। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में सोचिए बच्चों, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। तो याद कीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज हम पढ़ रहे हैं क्लोज, लिम्फेटिक सिस्टम बाद में हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड पूरा हो चुका है बच्चों, ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे बाद में। हमने शुरुआत की थी हार्ट के बारे में। याद कीजिए, पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सोचा जा सकता है बच्चों, सिस्टमिक हार्ट एक अलग चीज है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एक अलग चीज है, पल्मोनरी हार्ट एक अलग चीज है और पल्मोनरी सर्कुलेशन एक अलग चीज है। और याद कीजिए, पल्मोनरी सर्किट जो होता है वो स्मॉलर सर्किट होता है, सिस्टमिक सर्किट जो होता है वो बड़ा सर्किट होता है। आराम से रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने शुरुआत की थी बच्चों ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है बेटा, ह्यूमन हार्ट के बारे में 4 पॉइंट हम पढ़ चुके थे। बस मैं हेडिंग बोलूंगा, अंदर की चीजें आपको सोचनी है बच्चों, कोशिश कीजिए ना बच्चों। मैं 4 हेडिंग पढ़ा चुका था हार्ट के बारे में, बस हेडिंग बोलूंगा, आप सोचिए। हमारा पहला पॉइंट था बच्चों हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। आप सोचिए, हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। सोचिए बच्चों, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमारा पहला पॉइंट था ह्यूमन हार्ट के बारे में, हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। दूसरा पॉइंट सोचिए बच्चों, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, वेसल्स, वॉल्स एंड सेप्टा। सेप्टा सोचिए, एनसीईआरटी सोचिए, थिक फाइब्रस सेप्टा, एवी सेप्टा, थिन मस्कुलर सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा, और 2 वेंटिकल्स के बीच में इंटर वेंटिकुलर सेप्टा। सेप्टा की पोजीशन सोचिए बच्चों, लेफ्ट वेंटिकल सबसे बड़ा चैम्बर हो जाएगा, फिर राइट वेंटिकल उससे छोटा, फिर राइट एट्रिया उससे छोटा, और लेफ्ट एट्रिया जो है वो सबसे छोटा चैम्बर हो जाएगा। आपकी आत्मा जानती है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, मां तक जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था वेसल्स, वॉल्स एंड सेप्टा। थोड़ा सोचिए बच्चों कि लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में बाइकस्पिड वॉल है, मिट्रल वॉल है, द्विवल्ली कपाट, और राइट चैम्बर्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, त्रिवल्ली कपाट। पर ध्यान रखिएगा, उसके जो 2 कस्प होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, इसके जो 3 कस्प होते हैं वो भी मस्कुलर होते हैं। और याद कीजिए, एओर्टा की ओपनिंग हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग हो, वहां पर सेमी ल्यूनर वॉल होते हैं बेटा, सेमी ल्यूनर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट। तीसरा पॉइंट सोचिए बच्चों, मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। ऐसा एक चित्र बनाया था, वो हमारा तीसरा पॉइंट था बच्चा। सोचिए, मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, एनसीईआरटी की लाइन तो सोचिए, एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल्स हो बच्चों, चाहे एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल्स हो, हर जगह आपको मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल देखने को मिलेगी। तो एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। वो जो शब्द थे बच्चों मस्कुलाई पेक्टिनिटी और ट्रेबिकुली कार्नी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं चाहूंगा कॉर्डा टेंडिनी के बारे में आप सोचिए, एनसीईआरटी के फिगर में मेंशन है ना बच्चों। याद कीजिए, कोलेजन फाइबर से बनी इन इलास्टिक कॉर्ड्स होती हैं। याद कीजिए, कोलेजन फाइबर से बनी इन इलास्टिक कॉर्ड्स होती हैं, जो कि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड एट्रिया की तरफ बैकफ्लो होने की अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा। तो वो जो कॉर्डा टेंडिनी है वो एवी वॉल को पकड़ कर रखेंगे ताकि वो एट्रिया की तरफ ओपन ना हो पाए, ताकि बैकफ्लो को रोका जा सके। हमारा जो चौथा पॉइंट था बच्चों, याद कीजिए, वो था ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन। थोड़ा सोचिए बच्चों, हार्ट जब लंग्स को सप्लाई करता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब वो सिस्टम्स को सप्लाई करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जब हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई करता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये हमारी पिछली क्लास का लास्ट पॉइंट था बच्चों। सोचिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, वहां से 2 कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड लेकर वापस हार्ट में चल जाती है, फिर वहां से डी ऑक्सीजन ब्लड लेकर 2 कोरोनरी वेन्स निकलती हैं जो फ्यूज होकर बनाती है कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस जो है बेटा वो डी ऑक्सीजन ब्लड लेकर राइट एट्रिया के अंदर जो है
ट्रांसफर कर देगा। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में 4 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। मुझे जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए कि आप तन और मन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप आज के इस लेक्चर को समझने के लिए तैयार हैं। मुझे जल्दी से एक बार इंडिकेट कर दीजिए, फिर हम आज जो है बेटा 5th और 6th पॉइंट जो हैं इत्मीनान से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मुझे जल्दी से इंडिकेट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, अगली क्लास के लिए कार्डियक साइकिल और ईसीजी के लिए अपने आप को आज तैयार करने की कोशिश करते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में 4 बातें हो चुकी हैं। अब मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में 5वां बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। उसका हेडिंग है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ अ मायोजेनिक हार्ट। अब ध्यान सुनिएगा बेटा। चलिए पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि हार्ट बेटा 2 टाइप के होते हैं। मेहनत करेंगे, अब अलर्ट होकर बैठ जाइए, कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए बच्चों। अब सुनिए, हमारा 5वां पॉइंट है बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। कोशिश कीजिए क्लास में याद भी हो जाए। हमारा 5वां पॉइंट है बेटा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। पहले मैं आपको समझाता हूं बच्चों, हार्ट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। बहुत आराम से पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है मायोजेनिक हार्ट यानी पेशी जनिक हृदय, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट यानी कि तंत्रिका जनिक हृदय। एक चीज समझना बच्चों, हार्ट चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्यों ना हो, चाहे किसी इन्वर्टिब्रेट के पास न्यूरोजेनिक हार्ट हो, चाहे हमारे पास मायोजेनिक हार्ट हो। पहले समझिए बेटा, चाहे वो न्यूरोजेनिक हार्ट हो किसी का, चाहे वो किसी का मायोजेनिक हार्ट हो, अगर कुदरत ने किसी भी एनिमल को हार्ट दिया है तो वो इस मकसद के साथ दिया है कि वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करे और ब्लड को पंप करे। बेटा हार्ट को कहा जाता है पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। मेरे साथ जुड़ जाइएगा बच्चों, पूरा लेक्चर याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले समझा रहा हूं बच्चों। हार्ट 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। एक चीज समझिए, चाहे वो किसी इन्वर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक हार्ट हो, चाहे वो किसी के अंदर मायोजेनिक हार्ट हो, बेटा हार्ट कुदरत ने अगर किसी को दिया है तो हार्ट दिया इसलिए है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को बॉडी में पंप कर सके। इसलिए बेटा हार्ट को जो है पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। यानी हार्ट का मकसद है ब्लड को पंप करना, और ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हार्ट में मसल होनी चाहिए। तभी तो हमने डिस्कस किया था एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो समझिए बेटा, चाहे वो किसी का न्यूरोजेनिक हार्ट हो, चाहे वो किसी का मायोजेनिक हार्ट हो, हार्ट के अंदर कंफर्म है मसल तो होंगी, और उन मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। पर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आखिर सिग्नल कहां से मिलता है, उस बेसिस पर हार्ट 2 टाइप के हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा। न्यूरोजेनिक हार्ट, नाम से पता चल रहा है अगर हार्ट को बीट करवाने के लिए, अगर दिल को धड़काने के लिए, अगर इंपल्स यानी स्टिमुलस हार्ट के बाहर से भेजी जाए, बाहर से मेरा मतलब बेटा नर्वस सिस्टम से। सोचिए, अगर नर्वस सिस्टम अगर हार्ट की मसल को मैसेज भेजे और तब हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, हार्ट बीट करे, दिल धड़के, तो वो कहलाता बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। एक चीज समझिए, हार्ट कोई सा भी बच्चों, उसका मकसद है उसको बीट तो करना पड़ेगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो करना पड़ेगा, पर अगर उस हार्ट को बीट करवाने के लिए स्टिमुलस नर्वस सिस्टम जनरेट करता है, न्यूरॉन जनरेट करते हैं, तो वो कहलाता है बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। नाम से पता चल रहा है ऐसा हार्ट जिसमें हार्ट को बीट करवाने का स्टिमुलस न्यूरॉन जनरेट करेंगे, वो कहलाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। यानी न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ हार्ट बीट, तो उसे कहा जाएगा बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। तभी तो कहा जाता है बच्चों, इन जानवरों के हार्ट को अगर इनके शरीर से बाहर निकालकर रख दिया जाए, शरीर से बाहर निकालकर रख देने का मतलब है अगर सारी नर्व सप्लाई आप कट कर देंगे तो हार्ट बीट करना इंस्टेंटली बंद कर देगा। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, अगर न्यूरॉन स्टिमुलस देंगे तब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और हार्ट बीट करेगा। तो न्यूरॉन हार्ट बीट करवा रहा है, तो
तो वो है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो बेटा अगर उनके हार्ट को शरीर से बाहर निकाल दें, यानी पूरी नर्व सप्लाई काट देंगे, तो हार्ट बीट करना तुरंत बंद कर देगा। ये तो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। पर समझिए हमारा जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट। बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है। अब इसको आप समझिए, मायो का मतलब होता है मसल। अब समझना बेटा, एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। इस चित्र को आप ध्यान समझिए बच्चों, ये जो आपको रेड कलर से जो भी दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये मायोकार्डियम है। आराम समझाऊंगा, देखिए याद कीजिए, हमारा जो हार्ट होता है वो क्लेंस्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी, आराम से पढ़ेंगे। हमारा जो हार्ट होता है बेटा वो क्लेंस्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी। तो देखिए मैंने उसको ऐसे कट किया है और आपके सामने एस्टिस बनाया, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, अंदर तो आपको 4 चैम्बर दिख रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आपको चारों तरफ दिख रही है ये क्या है, ये हार्ट की वॉल है, और हम पढ़ चुके हैं इस वॉल में 3 लेयर, याद कीजिए। सबसे बाहर तो बच्चों एपिकार्डियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे अंदर होगी एंडोकार्डियम, वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेटा बीच में जो आपको रेड कलर की दिख रही है, जो सबसे मोटी लेयर दिख रही है, जो थिकेस्ट लेयर दिख रही है, वो क्या है बेटा, वो मायोकार्डियम है। तो समझिए इस डायग्राम के अंदर जो आपको रेड कलर से दिख रही है वो पूरी की पूरी क्या है बेटा, मायोकार्डियम। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, चाहे वो आलिंद हो यानी एट्रिया, चाहे वो निलय हो यानी वेंट्रिकल, हर जगह आपको क्या दिख रही है बच्चों, मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल। तो एनसीईआरटी की वो लाइन जस्टिफाई होती है, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अब समझिए बेटा, अगर मान लेते हैं इस हार्ट को बीट करवाने का स्टिमुलस खुद हार्ट की मसल ही जनरेट कर दे बच्चों, मायोजेनिक हार्ट, मायो मतलब मसल, यानी समझिए ये है मसल मायोकार्डियम। सोचिए अगर यही मायोकार्डियम अगर स्टिमुलस जनरेट कर दे और उसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट हो जाए, तो ऐसा हार्ट कहलाएगा बेटा मायोजेनिक हार्ट। यानी समझिए ऐसा हार्ट जिसको बीट करवाने के लिए स्टिमुलस बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। बेटा हार्ट की जो मसल है यानी मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल, खुद हार्ट की मसल इंपल्स जनरेट करेगी हार्ट को बीट करवाने के लिए, तो वो कहलाएगा बेटा मायोजेनिक हार्ट। और बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक है। तभी तो कहा जाता है अगर हम अपने हार्ट को शरीर से निकालकर बाहर टेबल पर भी रख देंगे ना बच्चों, अगर आप नर्व सप्लाई काट दोगे तब भी वो बीट करेगा, क्योंकि उस हार्ट को बीट करने के लिए स्टिमुलस खुद हार्ट के अंदर प्रेजेंट मसल ही तो जनरेट कर रही है। तो मसल जनरेट करती है स्टिमुलस, मायोजेनिक हार्ट। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको समझाया बच्चों अभी न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है। तो बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो हार्ट है बेटा वो मायोजेनिक हार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हार्ट को बीट करवाने का जो स्टिमुलस है वो खुद हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम है, जो मसल है, वो ही जनरेट करती है। अब हमारा 5वां टॉपिक है बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा जो मायोजेनिक हार्ट है उसके अंदर जो इंपल्स का कंडक्शन होता है ना बच्चों, उसके कंडक्शन का क्या सिस्टम होता है, अब वो मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है, मुस्कुराहट के साथ क्लास में ही याद करवा दूंगा। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, तन मन के साथ बहुत मेहनत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 5वां पॉइंट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। अब समझिए बेटों, ये जो लाल रंग से आपको जो भी दिख रही है बच्चों, ये पूरी क्या है, ये पूरी तो है बच्चों मायोकार्डियम। ऑफलाइन एज इट इज आपको ऑनलाइन में दे रहे हैं, समझिए बच्चों। ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है ना बच्चों, ये पूरी की पूरी क्या है, मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम तो क्या है बेटा, हार्ट की मसल है। बेटा समझिए हार्ट मसल वो होती है मायोकार्डियम, और मसल तो बेटा टिश्यू होता है ना, जैसे समझिए एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जैसे समझिए बच्चों ये जो है बाइसेप्स है, तो बाइसेप्स क्या है, पूरी एक मसल है बेटा। तो मायोकार्डियम क्या है, हार्ट की मसल है। समझना बेटा, मायोकार्डियम का मतलब क्या है, हार्ट की मसल, और मसल तो होता है टिश्यू। इसका मतलब ये जो आपको मायोकार्डियम दिख रही है बेटा ये टिश्यू है, और टिश्यू बनता है सेल के ग्रुप से, और मसल टिश्यू को बनाने वाले सेल कहलाते हैं मसल सेल, या फिर उनको मसल फाइबर कहेंगे। यानी समझिए बेटा, ये जो आपको रेड कलर की मायोकार्डियम दिख रही है, ये मायोकार्डियम एक्चुअली में बनी होगी बहुत सारे मसल फाइबर से। आप रिप्रेजेंटेशन समझिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं बेटा मायोकार्डियम, ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है ना मेरे बच्चों, ये तो मायोकार्डियम है।
बेटा जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये तो क्या है, ये मायोकार्डियम है, यानी बेटा ये तो हार्ट की मसल है, और मसल बोले तो टिश्यू, तो जो रेड कलर से आपको दिख रही है बच्चों ये तो पूरा टिश्यू है, और टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ सेल से। और समझिए मसल टिश्यू को बनाने वाले सेल मसल फाइबर, यानी समझिए बच्चों अगर आप इस मायोकार्डियम को जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, बहुत सारे मसल फाइबर। मान लेते बेटा ये कार्डियक मसल फाइबर है, यानी एक सेल है, समझिए मान लेते ये रहा एक और मसल फाइबर, 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 मसल मसल, यानी समझिए बेटा ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है बेटा ये तो क्या है, मायोकार्डियम है, यानी हार्ट की मसल है बच्चों। और मसल जो है वो तो टिश्यू है, टिश्यू बनेगा ग्रुप ऑफ सेल से, तो मसल टिश्यू को बनाने वाले सेल क्या कहलाते हैं, मसल फाइबर। यानी बेटा समझिए ये जो लाल कलर की आपको मायोकार्डियम दिख रही है एक्चुअली में ये बनी होगी बहुत सारे मसल फाइबर से। अब मसल फाइबर क्या है, वो एक सेल है। आपको थोड़ा सा लोकोमोशन मूवमेंट अगर याद हो बच्चों, नॉर्मली मसल फाइबर ऑटो एक्साइटेबल नहीं होते बेटा, जो मसल फाइबर होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल यानी सेल्फ एक्साइटेबल नहीं होते। अगर उन मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उनको स्टिमुलस न्यूरॉन की मदद से मिलता है। याद कीजिए बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जिसे एनएमजे कहा जाता है, न्यूरॉन मसल फाइबर को स्टिमुलस देगा तब जाकर मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। पर कमाल की बात समझिए बेटा, नॉर्मली मसल फाइबर जो है वो ऑटो एक्साइटेबल नहीं होते, पर कुदरत का करिश्मा देखिए हमारी इस पूरी मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम का मतलब है बहुत सारे मसल फाइबर, और कमाल की बात देखिए हमारी इस पूरी मायोकार्डियम के 1% मसल फाइबर जो होते हैं बेटा वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, यानी वो सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। ये जो डेटा मैंने आपको बताया बच्चों ये मेडिकल कॉलेज की बुक्स का है, यानी समझिए बेटा पूरी की पूरी मायोकार्डियम ऑटो एक्साइटेबल नहीं है बेटा, मायोकार्डियम का मतलब है बहुत सारे मसल फाइबर, पर उन सभी मसल फाइबर में से बस 1% मसल फाइबर क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। बेटा ऑटो एक्साइटेबल का क्या मतलब है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बिना न्यूरॉन के स्टिमुलस के वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। और समझिए बेटा वो जो 1% मसल फाइबर हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल हैं, इसका मतलब बेटा वो पूरे हार्ट की मायोकार्डियम का एक स्पेशल मस्कुलेचर है। बेटा एनसीईआरटी में आपको वर्ड मिल जाएगा स्पेशल मस्कुलेचर, और वो जो 1% मसल फाइबर हैं जो कि स्पेशल हैं, जो कि ऑटो एक्साइटेबल हैं, उन्हीं को कहा जाता है बेटा नोडल टिश्यू। तो ये नोडल टिश्यू जो शब्द है बेटा ये एनसीईआरटी का है, यानी समझिए व्हाट इज नोडल टिश्यू। बेटा पूरी मायोकार्डियम का वो 1% मसल फाइबर का हिस्सा जो कि ऑटो एक्साइटेबल है उसे नोडल टिश्यू कहा जाता है, और यही वो नोडल टिश्यू है जिसकी वजह से हमारा हार्ट मायोजेनिक हो जाता है। बेटा समझिए मान लेते हैं ये पूरी मायोकार्डियम है, इसके अंदर बेटा 1% नोडल टिश्यू है, मतलब वो ऑटो एक्साइटेबल है, तो जो 1% मसल फाइबर है ना बच्चों वो बिना स्टिमुलस के, बिना न्यूरॉन के स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल यानी करंट जनरेट करते हैं, और उनकी वो करंट पूरी मायोकार्डियम में फैल जाती है, और उसी की वजह से पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी कि हार्ट बीट करने लग जाता है। तो आपने देखा हमारे हार्ट को बीट करवाने के लिए बाहर से स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्ट के अंदर ही एक स्पेशल मस्कुलेचर है जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं जो ऑटो एक्साइटेबल है, बिना किसी स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और वो करंट पूरी मसल में फैल जाती है, पूरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, दिल धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट करने लग जाता है, ऐसा कुछ। तो इसीलिए इस हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। अब सवाल तो ये आता है कि इस पूरी मायोकार्डियम में आखिर वो 1% मसल फाइबर नोडल टिश्यू कहां है, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझना बेटा ये जो पूरा लाल कलर से आपको दिख रहा है ये तो मायोकार्डियम है, पर इस मायोकार्डियम में जो आपको व्हाइट या पिंक कलर से मैंने बनाया है वो क्या है बेटा, नोडल टिश्यू है। यानी समझिए इस पूरे लाल कलर के चित्र में ये जो आपको लाइट कलर से, व्हाइट या लाइट पिंक कलर से आपको ये जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या है बेटा, नोडल टिश्यू है। क्या है बेटा, ये नोडल टिश्यू है। इसका मतलब ये जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है बच्चों ये पूरी मायोकार्डियम का सिर्फ वो 1% हिस्सा है जो कि ऑटो एक्साइटेबल है। अब इस नोडल टिश्यू में क्या क्या आता है आइए उसको समझते हैं बच्चों। जैसे कि उसमें ऐसे नोड आता है, फुल फॉर्म में आपको नहीं बताऊंगा, साइनो एट्रियल नोड, हरकिज नहीं बताऊंगा बच्चों।
उसमें एवी नोड आता है, फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड नहीं बताएंगे। दोनों नोड को जोड़ने वाला पाथवे इंटरनोडल पाथवे। एवी नोड से एक बंडल निकलता है, एवी बंडल, जिसे बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। एवी बंडल से ब्रांचेस निकलती हैं, बंडल की ब्रांच है बेटा, तो बंडल ब्रांच एक लेफ्ट है और एक राइट है, और इन बंडल ब्रांचेस से माइन्यूट फाइबर्स हैं जो पूरे वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में फैले होते हैं, उन्हें कहा जाता है परकिंजे फाइबर। यानी समझिए बच्चों, चाहे वो ऐसे नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो एवी बंडल हो, चाहे वो परकिंजे फाइबर्स हो, ये सब क्या है बेटा, ये नोडल टिश्यू का पार्ट है। इसका मतलब ये पूरी मायोकार्डियम का वो 1% हिस्सा है बेटा, ये पूरी मायोकार्डियम का वो 1% हिस्सा है जो कि ऑटो एक्साइटेबल है। अब समझिए बेटा, इस पूरे नोडल टिश्यू में अगर देखा जाए बेटा, इसी की वजह से हमारा हार्ट मायोजेनिक हो जाता है। अब अगर इनमें अगर देखा जाए तो दो हैं जो नोड लाइक स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन है बेटा, ऐसे नोड है और एवी नोड है। अब इनकी पोजीशन को आप ध्यान समझिए बेटा, ऐसे नोड और एवी नोड की पोजीशन को आप ध्यान समझिए। चाहे वो ऐसे नोड हो मेरे बच्चों, चाहे वो एवी नोड हो, दोनों की पोजीशन हमेशा राइट एट्रिया के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाएगी। अब ध्यान सुना बेटा, याद कीजिए, इधर लेफ्ट है उधर राइट है। समझिए, राइट साइड लेफ्ट लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड राइट, ये तो पता है। अब समझिए बेटा, ये पूरा राइट एट्रियम है। अब ध्यान सुनिए, ये राइट एट्रिया है, तो चाहे वो ऐसे नोड हो बच्चों, चाहे वो एवी नोड हो, सिचुएटेड तो राइट एट्रियम है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, राइट एट्रिया का ये राइट साइड, ये राइट एट्रिया का लेफ्ट साइड। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, राइट एट्रियम का ये राइट और ये लेफ्ट। अब राइट साइड का ये लोअर कॉर्नर है, ये अपर कॉर्नर है, जबकि लेफ्ट साइड का ये लोअर कॉर्नर और ये अपर कॉर्नर है। तो अगर आपसे ऐसे नोड की पोजीशन पूछे बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, ऐसे नोड इज सिचुएटेड ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा बच्चों। बच्चों, अगर ऐसे नोड की पोजीशन की बात करें तो वो राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। अगर मैं एवी नोड की बात करूं तो ये राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर एवी सेप्टा के नजदीक प्रेजेंट होता है। तो बेटा समझिए, ऐसे नोड की पोजीशन सामने आ गई, एवी नोड की पोजीशन सामने आ गई। अब एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझिए, एवी नोड से देखिए एक बंडल निकला, एवी नोड से निकला ना बच्चों, तो इसको कहा जाएगा एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या इसी को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल से ब्रांच निकल गई, बंडल ब्रांच, और उससे क्या बन गया बेटा, परकिंजे फाइबर। अब समझिए बेटा, चाहे वो ऐसे नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो परकिंजे फाइबर हो, ये क्या है बेटा, ये नोडल टिश्यू का पार्ट है। इसका मतलब इनके अंदर जो मसल फाइबर है वो ऑटो एक्साइटेबल है। इसका मतलब ये हुआ वो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। पर वो अलग बात है, इन सब में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की रेट अलग अलग होती है। तो आपको याद रखना बेटा, जैसे ऐसे नोड है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की क्या रेट है, 70 to 75 पर मिनट। यानी बेटा ऐसे नोड 1 मिनट में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट करता है। जैसे एवी नोड जो है बेटा 40 से 45 पर मिनट जनरेट करता है। परकिंजे फाइबर जो है वो भी 18 से 25 पर मिनट इंपल्स जनरेट करते हैं। यानी समझिए बेटा, चाहे वो ऐसे नोड हो मेरे बच्चों, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो परकिंजे फाइबर हो, ये सब ऑटो एक्साइटेबल हैं। यानी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। पर वो अलग बात है, इन सब में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो रेट है वो अलग अलग होती है। अब आप मुझे बस जल्दी से लिखकर बताइए, आप मुझे लिखकर बताइए, ऐसे नोड, एवी नोड और परकिंजे फाइबर में से मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की रेट किस में है? आप मुझे जल्दी से लिखकर बताइए बच्चों। ऐसे नोड, एवी नोड और परकिंजे फाइबर में से मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो रेट है वो इन तीनों में से किस में है? जल्दी से मुझे बताइए। एक एक वर्ड समझाएंगे हम जी सर। आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों, ऐसे नोड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब तक ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा ना बच्चों, बाकी कोई और अपनी खुद की इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे। बेटा समझिए, ऐसे नोड मैक्सिमम इंपल्स जनरेट कर तो रहा है, तो जब तक ऐसे नोड काम कर रहा है बाकी कोई अपनी इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे। बस उसी की जो इंपल्स है, उसी की जो करंट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसी के हिसाब से
पूरी हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा और उसी के हिसाब से दिल के धड़कने की रफ्तार होगी, हार्ट के बीट करने की रेट होगी। बेटा तभी तो आपने सुना होगा हमारी नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितनी होती है, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो वो कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों, ऐसे नोड कर रहा है। आप देखिए ना, ऐसे नोड 70 से 75 पर मिनट, यहीं से हम एवरेज निकाल लेते हैं बेटा 72। यानी समझिए मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड। तो बेटा जब तक ऐसे नोड काम कर रहा है बाकी कोई और अपनी खुद की इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे, बस वो ऐसे नोड के इंपल्स को 70 से 75 पर मिनट उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके हिसाब से पूरे हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, दिल में धड़कन होगी। तो बहुत शानदार चीज, आपके दिल के धड़कने की क्या रफ्तार होगी। एक एक वर्ड समझाता हूं बेटा। एक तो होता है बेटा स्पिन बॉलर जो धीरे बॉल डालते हैं, एक होते हैं बेटा पेस बॉलर जो कि फास्ट बॉल डालते हैं। तो समझिए आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार होगी यानी पेस, कि वो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा। एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चों। तो आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार होगी यानी जो पेस होगी, आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार होगी पेस, उस पेस को बनाने वाला उसका मेकर कौन है, ऐसे नोड है। इसीलिए ऐसे नोड को कहा जाता है बेटा पेस मेकर ऑफ द हार्ट। उम्मीद करता हूं ये वर्ड समझ में आया है बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऐसे नोड। तो आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार होगी ना बच्चों कि 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार धड़क रहा है। तो दिल के धड़कने की जो रफ्तार है बच्चों यानी कि पेस, उस पेस को बनाने वाला उसका मेकर कौन है बेटा, ऐसे नोड है। तो ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है बेटा। दिल के धड़कने की जो रफ्तार है पेस, उस पेस को बनाने वाला उसका मेकर कौन है, ऐसे नोड है। इसलिए बेटा आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है उसको इनिशिएट करना और उसको मेंटेन करवाना ताकि वो 72 बार धड़कता रहे, ये कौन करवाता है बच्चों, ऐसे नोड करवाता है। कौन करता है, ऐसे नोड। तो अब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। एमजे सर अल्फाबेट्स तक चेंज नहीं करते। अगर आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है बच्चों, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है द एसए नोड, SAN वहां लिखा हुआ बच्चों, द एसए नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called pacemaker of the heart. तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से मुझे जो है थंब इंप्रेशन शो कर दीजिए कि आपको पेस मेकर का लॉजिक समझ में आया बच्चों। अब बेटा इस वाले टॉपिक से एक तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंपल्स कंडक्शन इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो बेटा यहां पर सीक्वेंस आती है, वो सीक्वेंस तो आपको याद रखनी है। ऐसे नोड, वहां से इंटरनोडल पाथवे, वहां से एवी नोड, वहां से एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, वहां से बंडल ब्रांचेस और फिर वहां से परकिंजे फाइबर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार तो यही क्वेश्चन आता है कि हमारे मायोजेनिक हार्ट में इंपल्स के कंडक्शन की क्या सीक्वेंस होती है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है बेटा ऑप्शन के अंदर जो है इंटरनोडल पाथवे और बंडल ब्रांचेस नहीं भी लिखा मिले तो भी हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्शन क्या रहता है, ऐसे नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल जिसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस, उसके बाद हम बात करेंगे परकिंजे फाइबर। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो लिख रहे हैं कि सर मजा आ गया है, वी लव यू सर। एक बच्चा लिख रहा है कि सर अगर ऐसे नोड काम ना करे, बेटा अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा
तो एवी नोड फिर इंपल्स जनरेट करने लग जाएगा। पर वो अलग बात है कि फिर आपकी हार्ट बीट रेट जो है वो उसके हिसाब से 40 से 45 पर मिनट चलेगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए लोग क्या करवाते हैं, नॉर्मली ऐसे नोड अगर फंक्शनल ना रहे तो फिर वो जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं बच्चों। उस प्रैक्टिकल में हमें नहीं जाना बच्चों। जो क्लेविकल बोन होती है उसके नीचे यहां पर जो है, यहां पर बैटरी से बना हुआ जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। बेटा हार्ट में नहीं लगाते हैं, क्लेविकल बोन के नीचे लगाते हैं, पर उसकी जो इलेक्ट्रोड होती है उसको फिर एवी नोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो बेटा ये हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट था, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। जो हिस है बेटा वो साइंटिस्ट का नाम है इसलिए एच कैपिटल लिखा है। परकिंजे में जो पी है वो साइंटिस्ट का नाम है इसलिए पी कैपिटल लिखा है बच्चों। तो बेटा ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए। फिर हम आज का सिक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके नीट 2025 का सवाल भी था। विश्वास मानिए आपको 100 में आएगा बच्चों। एमजे सर पढ़ा रहे हैं और 100 में नहीं आए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए।
बच्चों पिछले पॉइंट में एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, ये हमारी अगली क्लास में काम आएगा। सुनिए, इंपल्स जनरेशन की रेट एक अलग चीज है बच्चों, इंपल्स कंडक्शन की जो स्पीड है वो एक अलग चीज है। ये अगली क्लास में काम आएगा, समझिए। इंपल्स जनरेशन की रेट एक अलग चीज है बच्चों, पर इंपल्स कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो एक अलग चीज है। तो आप समझिएगा, मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन की रेट किसमें बेटा? ऐसे नोड। पर जो फास्टेस्ट कंडक्शन की स्पीड होती है बच्चों वो किसमें होती है? परकिंजे फाइबर्स में। वो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो आपको 100 में भी आना चाहिए बच्चों। फास्टेस्ट कंडक्शन स्पीड की बात कर रहा हूं बच्चों। मैक्सिमम इंपल्स जनरेट तो कौन कर रहा है? ऐसे नोड। पर जो इंपल्स कंडक्शन की वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वो फास्ट होती थी परकिंजे में। क्योंकि आप समझिए, पूरे हार्ट में बड़े चैंबर्स कौन से बच्चों? बड़े चैंबर कौन से हैं? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में सिग्नल कौन ट्रांसफर करेंगे बच्चों? परकिंजे फाइबर। तो परकिंजे फाइबर में कंडक्शन की स्पीड बहुत ही फास्ट होनी चाहिए बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, माना कि मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऐसे नोड, पर फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी किसमें होती है? परकिंजे फाइबर में। और स्लोएस्ट कंडक्शन होता है बेटा एवी नोड में। स्लोएस्ट कंडक्शन जो वेलोसिटी होती है, स्लोएस्ट कंडक्शन जो स्पीड होती है मेरे बच्चों, वो होती है एवी नोड में। इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या फायदा है, वो अगली क्लास में आप ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अब समझिए बेटा, हमारा 5th पॉइंट हो चुका है। अब 6th पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा बेटा। आपके नीट 2025 का सवाल था ये, तो ईमानदारी से पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, समझिए। 6ठा पॉइंट है बच्चों हमारा हार्ट बीट, दिल की धड़कन, हृदय स्पंदन। पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा, हार्ट बीट कहते किसे हैं उसको समझिए। मॉडल में बात नहीं लिखी हुई है, एनसीईआरटी में हार्ट बीट की डेफिनेशन नहीं है। पर बेटा हार्ट बीट को रेगुलेट करें उससे पहले ये पता तो होना चाहिए ना बच्चों, हार्ट बीट कहते किसे हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। दिल की धड़कन किसे कहते हैं? हार्ट बीट, समझिए। पहले तो मान लेते हैं बेटा ये हार्ट है, जाहिर सी बात है ऊपर एट्रिया होंगे, नीचे वेंट्रिकल। एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। बेटा चाहे वो एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल्स हो, वहां पर मसल तो है। अब समझिए, मसल में दो चीजें होंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और जाहिर सी बात है बच्चों, हार्ट के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ये रिदम के अंदर चलेगा, ये तो कंफर्म बेटा। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद फिर रिलैक्सेशन ही होगा। जब रिलैक्सेशन हो गया तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हार्ट बीट का मतलब समझिए बच्चों, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन। समझिए बेटा, एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया और एक बार रिलैक्सेशन कर लिया तो हम कहेंगे एक दिल की धड़कन पूरी हो चुकी है, एक हार्ट बीट। यानी एक हार्ट बीट का क्या मतलब बच्चों? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल। समझिए बेटा, एक बार हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्सेशन हुआ बेटा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, यानी दिल एक बार धड़क चुका है, वो हार्ट बीट है। मान लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब 2 हार्ट बीट हो गई। समझो, एक हार्ट बीट का क्या मतलब है, हृदय स्पंदन का क्या मतलब है, दिल की धड़कन का क्या मतलब है। मेहनत कर रहे हैं बच्चों, मेरा गला ठीक नहीं है, ध्यान समझिए। हार्ट बीट का क्या मतलब है? रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। समझिए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये हो गया एक हार्ट बीट। अब समझिए बेटा, आपको होता है ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स हैं, ये हम अगली क्लास की तैयारी कर रहे हैं। बेटा जब दिल धड़केगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल बेटा हर जगह मसल है, एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। तो जब दिल धड़केगा एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझो, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया में रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन। पर एक चीज समझना बच्चों, पूरी कार्डियक साइकिल में एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब एट्रिया और वेंट्रिकल में साथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा इसका लॉजिक, फिलहाल ध्यान रखना बेटा। जब एट्रिया में, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया में रिलैक्सेशन। यानी समझो बेटा, एक पल भी ऐसा नहीं होगा कि एट्रिया और वेंट्रिकल में साथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। समझना, इसका लॉजिक अगली क्लास में समझाऊंगा। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, व्हाट इज हार्ट बीट? रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पर ऐसा कभी नहीं होगा, समझो, जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन तो एट्रिया में रिलैक्सेशन। यानी समझिए कुछ इस तरह से चलता है। इसका क्या लॉजिक है वो अगली क्लास में समझेंगे। अब समझिए, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल में कभी भी साथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। साथ में रिलैक्सेशन भले हो सकता है पर कॉन्ट्रैक्शन कभी साथ में नहीं होगा। वो अगली क्लास में लॉजिक समझाऊंगा। कार्डियक साइकिल में बेहतरीन क्लास होगी। अब सुनना बच्चों, एक चीज समझिए, जब हार्ट बीट करेगा
तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में कॉन्ट्रेक्शन होगा। पर आपको पता है बेटा वेंट्रिकल के मायोकार्डियम स्ट्रांग है, हमने डिस्कस किया था। तो एट्रिया में जब भी कॉन्ट्रेक्शन होंगे वो वीक होंगे बच्चों एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो समझिए जब आप किसी ओरिजिनल दिल को धड़कते हुए देखोगे, बेटा आप देखो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब आप किसी ओरिजिनल दिल को धड़कते हुए देखोगे तो एट्रिया में मूवमेंट धीरे धीरे होंगे, पर वेंट्रिकल में मूवमेंट आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा किसी वेंट्रिकल धड़क रहे हैं। इसीलिए बेटा जो हार्ट बीट है इसे कभी कभी जो है वेंट्रिकुलर बीट भी कहते हैं। बेटा हार्ट बीट को कभी कभी वेंट्रिकुलर बीट कहा जाता है। बेटा हार्ट बीट इज सिनोनिमस विद वेंट्रिकुलर बीट। हार्ट बीट को बेटा कभी कभी वेंट्रिकुलर बीट कहते हैं। और आपको पता है वेंट्रिकल नीचे की तरफ यानी एपेक्स की तरफ होते हैं, इसलिए हार्ट बीट को मेरे बच्चों एपेक्स बीट भी कहा जाता है। वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज हार्ट बीट? दिल की धड़कन क्या है? रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कहलाता है दिल की धड़कन। अब समझिए बच्चों, आपके दिल के धड़कने की जो रेट है यानी पर मिनट, वो कहलाएगी हार्ट बीट रेट। पहली बात तो व्हाट इज हार्ट बीट? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हार्ट बीट है। अब एक मिनट में ये कितनी बार हो रहा है वो कहलाएगी आपकी हार्ट बीट रेट। और आपको पता है आपकी जो हार्ट बीट रेट है 72 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट बीट रेट, ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? ऐसे नोड पर। याद कीजिए ऐसे नोड जितनी इंपल्स जनरेट करेगा उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी बेटा? हार्ट बीट रेट हो जाएगी। अब कुछ बातें वो बता रहा हूं, मॉडल में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर कंसेप्ट को समझिए बच्चों। मैंने यहां लिखा है रेट ऑफ हार्ट बीट जो होती है ना बेटा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि बेटा रेट ऑफ हार्ट बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी साइज, मैमल्स पर एप्लीकेबल है। अब ध्यान सुना बच्चों, मैं अगर बात करूं रेट ऑफ हार्ट बीट की तो बेटा वो जो है एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट बीट रेट कम हो जाती है। रीजन समझना बच्चों, मान लेते हैं एक 25 साल का जवान लड़का है और एक 60 साल के बूढ़े अंकल हैं। मैं समझो बेटा यहां पर मैं उम्र की बात कर रहा हूं, अभी साइज की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों मान लेते हैं 6 फुट के हैं, साइज तो सेम है ना बच्चों। मैं उम्र की बात कर रहा हूं, समझिए 25 साल का जवान लड़का है, 60 साल के बूढ़े अंकल हैं। तो जो जवान दिल है बेटा वो ज्यादा बाहर धड़केगा और बूढ़ा दिल जो है वो कम बार धड़केगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, समझो जवानी में हार्ट बीट रेट ज्यादा, बुढ़ापे में हार्ट बीट रेट कम हो जाती है। इसका रीजन समझिए बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे नोड जो होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। और सोचिए अगर ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर वो 70 से 75 की बजाय अगर मान लो 60 इंपल्स जनरेट करेगा, तो जितनी इंपल्स जनरेट करेगा उसके हिसाब से हार्ट बीट रेट होगी। पर समझना बेटा, ये मैं आपको अगली से अगली क्लास में समझाऊंगा। बूढ़ा दिल जो है कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन था। मैं यहां पर बात कर रहा हूं हार्ट बीट रेट की। बेटा बूढ़ा दिल जो है कम बार धड़केगा, 72 नहीं धड़क रहा है। बूढ़ा दिल जो है वो कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल ध्यान रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है, और ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी। तो उम्र बढ़ती है तो हार्ट रेट कम हो जाती है, ये मैंने आपको समझाया। एक और चीज समझिए बच्चों, जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता है हार्ट रेट कम हो जाती है। यानी देखिए हार्ट बीट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज, मैमल्स पर एप्लीकेशन है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे अगर मैं मैमल्स में बात करूं, लार्जेस्ट मैमल कौन है बच्चों? ब्लू व्हेल है। सब व्हेल तो पानी में रहती है, वो मछली है, ऐसा नहीं है बच्चों, वो मैमल है। और व्हेल का साइज हमसे तो बहुत बड़ा है बच्चों। तो मैमल में अगर देखा जाए बेटा, व्हेल का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी हार्ट बीट रेट बहुत कम होती है बेटा। उसकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो 25 हार्ट बीट्स पर मिनट। बेटा देखिए उसका साइज बढ़ गया तो उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। व्हेल का जो दिल है वो 1 मिनट में सिर्फ ऐसे 25 बार धड़कता है। चलिए काम करते हैं, उससे छोटे साइज का जानवर लेता हूं, जैसे एडल्ट ह्यूमन मेल। साइज कम हुआ तो हार्ट रेट बढ़ गई, हमारी हार्ट रेट हो गई 72 टाइम्स पर मिनट। चलो और छोटे साइज का जानवर लेकर चलता हूं, एडल्ट ह्यूमन फीमेल। बेटा फीमेल का बॉडी साइज थ्योरेटिकली मेल से कम मानना है। अब साइज कम हुआ तो औरतों में हार्ट बीट रेट और ज्यादा 75 बीट्स पर मिनट। थोड़ा और छोटे साइज का जानवर लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसमें साइज छोटा हुआ, हार्ट बीट रेट और ज्यादा, लगभग 120-140 के आसपास। और छोटा जानवर ले लीजिए रैबिट, उसमें हार्ट रेट जो बेटा वो 200 से ऊपर चल जाती है। मैं आपको समझा रहा हूं, जब साइज बढ़ता है हार्ट बीट रेट कम हो जाती है, साइज कम होता है तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है। अब इसका लॉजिक समझिए बच्चों, एमजे सर समझा रहे हैं। बेटा जो जानवर जितने बड़े साइज का होगा उसके बॉडी के ऑर्गन्स भी उतने बड़े साइज के होंगे, उसका हार्ट का साइज भी उतना बड़ा होगा। जैसे समझिए बेटा चूहा खुद इतना है तो उसका हार्ट इतना कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए ना बेटा, अरे चूहा जो है खुद इतना है,
उसका हार्ट इतना कैसे हो जाएगा? तो चूहा खुद इतना है तो उसका हार्ट भी तो छोटे साइज का होगा। तो समझिए बेटा, जितना बॉडी का साइज बढ़ेगा हार्ट का साइज बढ़ेगा, अगर साइज घटेगा तो समझिए हार्ट का साइज भी घटेगा। चलिए एक काम करते हैं, दो जानवर को कंपेयर करते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन मेल है, एक एडल्ट ह्यूमन फीमेल है। मुझसे ऐसी शिकायत नहीं करनी है कि सर मैं तो 6 फुट की हट्टी कट्टी पहलवान हूं। बेटा हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी साइज को मेल की तुलना में कम मानकर चलना है। अब समझिए बेटा, मेल का साइज बड़ा है तो दिल भी बड़ा है बेटा, फीमेल का साइज छोटा है तो दिल भी तो छोटा है। औरतों का दिल छोटा होता है, यस, छोटी छोटी खुशियां हम तो सेलिब्रेट करेंगे, पर हाँ बच्चों ये लिटरली बोल रहा हूं मैं, हाँ औरतों का दिल जो है वो आदमियों के दिल से छोटा होता है। बाकी थ्योरेटिकली इमोशनली देखा जाए बच्चों तो मां से बड़ा दिल तो किसी का नहीं हो सकता है, वो इमोशनल बात है। पर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आदमी का साइज बड़ा है तो दिल बड़ा होगा, पर औरत का साइज छोटा है तो दिल छोटा होगा। अब समझने की कोशिश है बेटा, बड़ा दिल एक बार धड़केगा 70 ml ब्लड पंप करेगा। अगली क्लास में इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहूंगा बेटा। बड़ा दिल एक बार धड़कता है 70 ml पंप करेगा बेटा, छोटा दिल एक बार धड़केगा तो 70 या उससे कम ही तो करेगा ना बच्चों। देखिए इस वेंट्रिकल, इस हार्ट में 120 ml भरता है तो 70 निकलता है, ये अगली क्लास की बात है। पर देखिए छोटा दिल है बच्चों तो इसमें ब्लड भी तो कम आएगा, और जब ब्लड कम आएगा तो ये पंप भी तो कम करेगा। यानी समझिए बच्चों, बड़ा दिल एक बार धड़कता है 70 ml पंप करेगा, तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 5 लीटर का टारगेट पूरा हो जाता है। अब समझिए बेटा, अगर सेम टाइम पीरियड में इस फीमेल के हार्ट को भी सेम टारगेट पूरा करना है, बेटा देखिए बड़ा दिल एक बार धड़केगा 70 पंप करेगा, तो ये 72 बार धड़क के 5 लीटर पंप कर देगा। पर देखिए छोटा दिल है ना औरतों का, एक बार धड़केगा 70 से पंप करेगा, तो अगर 1 मिनट में 70 से कम पंप करेगा तो 1 मिनट में अगर इसको भी 5 लीटर पंप करना है तो इसको 72 से ज्यादा धड़कना पड़ेगा। यानी समझिए बेटा, जितना बड़ा दिल होगा कम बार धड़क कर टारगेट पूरा कर लेगा, जितना छोटा दिल होगा सेम टारगेट अचीव करने के लिए उसको ज्यादा धड़कना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझा दिया। तो समझिए बेटा, जो हार्ट बीट रेट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। एक बार थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों, हम अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट कैसे करते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन था बच्चों, ये जो है मेरे बच्चों नीट 2025 का क्वेश्चन था। अब इसको ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी का हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी रखी हुई है, हेडिंग लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसकी पहली लाइन आप पढ़िए बच्चों, मैं एस्टिस बोल रहा हूं, वहां लिखा हुआ है नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। वर्ड पढ़िए बेटा, गलती ना हो जाए। उसमें लिखा हुआ बेटा नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इसका मतलब समझिए, अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट नॉर्मल काम करता रहे, नॉर्मल से मतलब बेटा 1 मिनट में 72 बार धड़कता रहे, तो उसके लिए आपको नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है बेटा। समझिए, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। बढ़िया समझा रहा हूं बेटा। अगर आपके पास वो है बच्चों एनसीईआरटी, तो एक बार आप चेक कीजिए, एनसीईआरटी में बेटा लिखा हुआ है पहली लाइन में नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। यानी बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट नॉर्मली काम करता रहे, यानी 72 बार 1 मिनट में धड़कता रहे, तो ये तो बेटा हार्ट के अंदर से रेगुलेट होता है ना इंट्रिंसिकली। हार्ट के अंदर कौन, एक स्पेशल मस्कुलेचर नोडल टिश्यू, और नोडल टिश्यू में कौन बेटा, ऐसे नोड। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल नॉर्मली 72 बार 1 मिनट में धड़कता रहे बेटा, तो फिर ये तो इंट्रिंसिकली रेगुलेट हो जाएगा, इसमें आपको नर्वस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा हार्ट क्या होता है बेटा, मायोजेनिक होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहते हो तो वो तो इंट्रिंसिकली हो जाएगा, पहली लाइन में लिखा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट मायोजेनिक है। पर अगर आप चाहते हो अपने इस हार्ट बीट को अफेक्ट करना, अगर मान लो आप अपने हार्ट बीट रेट को बढ़ाना चाहते हो, तो अब आपको नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। यानी समझिए बेटा,
नॉर्मल एक्टिविटी जो है हार्ट की, वो तो हार्ट के अंदर से रेगुलेट हो जाती है, यानी नोडल टिश्यू कर लेता है, तभी तो मायोजेनिक है। पर अगर आप हार्ट बीट को बढ़ाना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, तो अब आपको नर्वस सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। यानी एक लाइन बोलता हूं खूबसूरत, आपका दिल धड़केगा या नहीं धड़केगा उसमें न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है, पर उसके धड़कने की रफ्तार क्या होगी उसमें न्यूरॉन का रोल है। उम्मीद करता हूं लाइन 100 में आनी चाहिए बच्चों। बेहतरीन लाइन बोल दी है मैंने। आपका दिल धड़केगा या नहीं धड़केगा उसमें न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है, मायोजेनिक है, पर उसके धड़कने की रफ्तार क्या होगी उसमें न्यूरॉन का रोल है, यह समझिए। अब वो क्या रोल है मैं आपको समझाता हूं बच्चों। पहली बात तो बेटा हार्ट बीट जो है वो इनवॉलेंट्री है, और याद कीजिए इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखिए मैंने मान लेते हैं इस तरह से मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाया, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है, पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का बेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है, उसे हम कहेंगे कार्डियक सेंटर। नाम से पता चल रहा है ऐसा सेंटर जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, उसे हम कह देंगे बेटा कार्डियक सेंटर। और इस कार्डियक सेंटर के अंदर भी दो सेंटर है बेटा, इसके अंदर दो सेंटर है, एक कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर, एक कार्डियक इनिबिटरी सेंटर। नाम से पता चल रहा है मेरे बच्चों, कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो है यह हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और कार्डियक इनिबिटरी सेंटर यह हार्ट रेट को घटाएगा। और चाहे बढ़ाना हो घटाना हो, किसको अफेक्ट कर दो, ऐसे नोड को, ऐसा कुछ। पर समझिए इनके मैसेज को ऐसे नोड तक लाना तो पड़ेगा ना बच्चों, और इनके मैसेज को यहां तक कौन लेकर आएगा, इनके मैसेज को यहां तक कौन लेकर आएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटा समझिए, याद कीजिए मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एक बच्चा लिख रहा है सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको दिल से थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहिए विश्वजीत, एमजे सर बहुत मेहनत करेंगे। मैं आपसे चलिए एक बात कहता हूं बच्चों, आप सेलेक्ट हो चाहे ना हो, वो तो आपकी मेहनत आपकी लगन पर डिपेंड करता है बच्चों। आप सेलेक्ट हो चाहे ना हो, पर एक बात तो कंफर्म कह सकता हूं, यू विल बी प्राउड ऑफ योर एमजे सर वन डे डेफिनेटली। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बच्चों, आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे इस बात की गारंटी एमजे सर कभी नहीं ले पाएंगे बच्चों, पर एक बात की गारंटी ले सकते हैं, यू विल बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ योर एमजे सर वन डे। आपको गर्व महसूस होगा कि हम एमजे स्टार सर से कभी पढ़े थे जीवन में। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बच्चों, सुनिए। आपने देखा बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन यानी ब्रेन का पार्ट है बच्चों, ब्रेन का यानी सीएनएस, और सीएनएस के मैसेज को ऑर्गन तक कौन लेकर आएगा, पीएनएस। और पीएनएस में दो होते हैं ना बच्चों, पीएनएस में दो होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। पर सोमेटिक तो बेटा वॉलेंट्री पर लेकर जाता है, पर ऐसे नोड तो हार्ट का पार्ट है, इनवॉलेंट्री। तो बेटा सीएनएस के मैसेज को इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक कौन लेकर जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ में बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्ड भी लिखा हुआ है। अब समझिए मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कार्डियक सेंटर, उसके अंदर दो सेंटर, पर इनके मैसेज को ऐसे नोड तक कौन लेकर जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपको आइडिया बच्चों कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है तो हार्ट रेट बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है ना बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा तो हार्ट रेट घटाएगा। तो सिंपल सी बात है, कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर के मैसेज को यहां तक कौन लेकर आएंगे, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, जबकि कार्डियक इनिबिटरी सेंटर के मैसेज सिस्टम को, कार्डियक इनिबिटरी सेंटर के मैसेज को यहां कौन लेकर आएंगे बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पर साथ ही साथ बेटा पैरासिम्पैथेटिक में यह भी याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक में यह भी याद रखिएगा कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व भी। बेटा आपको पता है बच्चों, कोई भी ऐसी नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, 12 जोड़ी होती है बेटा। जो 10वें नंबर वाली है उसको वेगस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, उसे वेगस कहा जाता है, वेगस। और बेटा वेगस मेडुला से निकलती है। आपको थोड़ा आइडिया हो, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है बेटा, एकमात्र ऐसी क्रेनियल नर्व है जो मेडुला से निकलकर विसरल ऑर्गन तक जाती है बेटा। इसकी बहुत सारी ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच स्टमक में भी जाती है, एक ब्रांच हार्ट में भी जाती है। तो वेगस की मैं यहां पर कार्डियक ब्रांच की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी बात कर रहा हूं, कार्डियक ब्रांच की। तो समझिए कार्डियक एक्सेलरेटरी हो चाहे इनिबिटरी, इनका मैसेज कौन लेकर आएगा ऐसे नोड तक, एएनएस। एक्सेलरेटरी का मैसेज लेकर आएगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर,
इनिबिटरी का मैसेज लेकर आएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, या फिर हम कह सकते हैं कौन, कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। अब यह तो आपको पता है बच्चों, यह तो आपको पता है जब सिंपैथेटिक का मैसेज आएगा इमरजेंसी कंडीशन तो ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ेगी। और सोचिए अगर ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा तो हार्ट बीट रेट भी तो बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगी। पर समझिए सिर्फ रेट ऑफ हार्ट बीट नहीं बढ़ती बच्चों, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है। यानी दिल जो है ज्यादा बार धड़कता है और जोरदार धड़कता है। तो समझिएगा यानी सिंपैथेटिक का जब स्टिमुलस मिलेगा तो समझिए रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ेगी, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यानी ज्यादा बार धड़कता है, जोरदार धड़कता है। और जब जोरदार धड़केगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा ब्लड पंप करेगा, कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। एक एक वर्ड बेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी अगर खुली आपके सामने आप चेक कर सकते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं बच्चों, लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का जब स्टिमुलस मिलता है तो रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ती है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट भी बढ़ता है। उसी तरह से बेटा ध्यान रखना, जब पैरासिम्पैथेटिक या फिर वेगस नर्व का स्टिमुलस मिलता है तो ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है बेटा। और जब ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ हार्ट बीट भी कम हो जाती है, कम बार धड़केगा, जोरदार नहीं धड़केगा, यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। नीट 2025 में क्वेश्चन था बच्चों। मैं आपको चलिए कुछ और समझा देता हूं बेटा। सिंपैथेटिक का स्टिमुलस मिलेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है मेरे बच्चों टैकीकार्डिया। टैकी मतलब फास्ट। अगर हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, मान लो किसी के अंदर 90 पर मिनट चल रही है तो वो हो जाएगा बेटा टैकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए, मान लेते हैं 60 या उससे कम, तो उसे कहा जाता है मेरे बच्चों ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, ब्रेडी का मतलब स्लो, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, अगर किसी की वेगस नर्व को ज्यादा स्टिमुलस मिले तो उसमें टैकीकार्डिया होगा या ब्रेडीकार्डिया, तो उसके अंदर ब्रेडीकार्डिया होगा। ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। अब नर्वस सिस्टम का आपको आइडिया है, मैं आपको यहां पर कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ना, उसके एंड से निकलता है नॉर एपिनेफ्रिन या फिर हम कह सकते हैं नॉर एड्रेनालिन। और बेटा पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व की कार्डिक ब्रांच के एंड से निकलता है बेटा एसिटाइलकोलिन। अब नर्वस को याद करने की कोशिश कीजिए बेटा, चाहे वो नॉर एपिनेफ्रिन हो चाहे वो एसिटाइलकोलिन हो, ये दोनों के दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बेटा, यानी डीपोलराइजेशन करते हैं। पर समझना, नॉर एपिनेफ्रिन तो एक्साइट करता है पर एसिटाइलकोलिन एक्सेप्शनली यहां पर इनहिबिट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। याद कीजिए, एसिटाइलकोलिन वैसे एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा, ये स्टिमुलेट ही करता है, पर एसिटाइलकोलिन जब हार्ट पर काम करता है ना बच्चों, तो एक्सेप्शनली ये इनहिबिशन का काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। तो सुनिएगा, चाहे पैरासिम्पैथेटिक का सिग्नल कह दे या वेगस नर्व का कह दे या फिर एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन कह दे, आंसर क्या जाना चाहिए? हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ये एक्सेप्शनली आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अगर मैं थोड़ा सा और अगर आपको कंसेप्ट बताऊं बेटा, जब नॉर एपिनेफ्रिन गिरता है ना, तो यहां पर साइक्लिक एएमपी नाम का सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है, उससे डीपोलराइजेशन होता है। पर एसिटाइलकोलिन यहां पर एक्सेप्शनली साइक्लिक जीएमपी नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, और उसकी वजह से जो है यहां पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब समझिए बेटा, ये तो न्यूरल रेगुलेशन हो गया। अब एंडोक्राइनल रेगुलेशन भी है। जैसे बेटा थायराइड ग्लैंड से आता है थायरोक्सिन हार्मोन, और एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है बेटा, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। अगर मैं एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स की बात करूं, आपको पता है इमरजेंसी हार्मोन है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। तो बेटा समझिए, अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन ज्यादा हो जाए या एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन ज्यादा हो जाए, तो ये भी क्या करते हैं, ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ। बेटा आपको पता है, अगर थायरोक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो बीएमआर ज्यादा हो जाएगी, ऐसे नोड की बीएमआर ज्यादा हो जाएगी, वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हो जाएगा,
और अगर वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हो गया तो ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा, और ऐसे नोड ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा तो हार्ट बीट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऐसा कुछ। और ध्यान रखिएगा एडिनल मेडुला से ये दो इमरजेंसी हार्मोन आते हैं, ये भी हार्ट बीट रेट को बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ। ये बेटा एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ हो गया। अब नीट 2025 का जो क्वेश्चन था बच्चों, बेटा नीट 2025 का जो क्वेश्चन था वो सुनिए। उसमें यह आया था हार्ट की जो एक्टिविटी है बच्चों वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है। उसमें एक ऑप्शन था नोडल टिश्यू, सही बात है बेटा, ऐसे नोड नोडल टिश्यू का पार्ट है, यही तो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नोडल टिश्यू तो हो गया। एक उसमें लिखा हुआ था बच्चों एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी सही है। पर एक लिखा हुआ था बच्चों उसके अंदर एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। समझिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं ना बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, उसमें कॉर्टिसोल तो हार्ट को अफेक्ट कर रहा है पर एल्डोस्टेरोन थोड़ा ना कर रहा है बच्चों, इसलिए नीट में उसको कंसिडर नहीं किया गया। और एक और चीज बेटा, कॉर्टिसोल जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भले अफेक्ट करता हो पर कॉर्टिसोल डायरेक्टली ऐसे नोड पर तो काम नहीं कर रहा ना बच्चों। जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है, समझिए जैसे कि नॉर एड्रेनलिन, तो नॉर एड्रेनलिन डायरेक्टली काम कर रहा है ना बच्चों, कॉर्टिसोल जो है वो डायरेक्टली ऐसे नोड पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो उस क्वेश्चन में एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स को कंसिडर नहीं किया गया। और जो क्वेश्चन था नीट 2025 का वो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से फ्रेम किया गया था, तो उसका आंसर था एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स को छोड़कर बाकी तीनों जो है वो हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहे थे, ऐसा कुछ। ये बेटा हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ है। मैं समय देना चाहता हूं, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है बच्चों, कोई लिखना चाहे लिख सकता है। बाकी बेटा सारे के सारे नोट्स जो हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। इंपॉर्टेंट तो ये है ना बच्चों कि दिमाग में लिखें। एक बच्चा लिख रहा है कि हमारी हार्ट की मसल के सारे सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, ये लाइन सही है पर वो ऑटो एक्साइटेबल नहीं है बच्चों। ऑटो एक्साइटेबल है सिर्फ नोडल टिश्यू, और वो पूरी मायोकार्डियम का सिर्फ 1% पार्ट है। बेटा मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको कई बार बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल है biology_by_mj_star। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, आप इस पर जुड़ जाइए, आपको सारे नोट्स यहां पर मिल जाएंगे बच्चों। टेस्ट का सिलेबस बच्चों आपका पहले कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन 1.0 वाले जो हैं उनमें आ रहा है नर्वस, एंडोक्राइन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन से ब्लड क्लॉटिंग तक। और जो ऑनलाइन 2.0 वाले हैं उनमें सिर्फ सर्कुलेशन आ रहा है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग तक। बच्चों ह्यूमन हार्ट के बारे में 6 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। थोड़ा एक बार आप सोचिए बच्चों, हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग,
दूसरा पॉइंट है वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, वेसल्स वॉल्स एंड सेप्टा। तीसरा पॉइंट था मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। चौथा पॉइंट था कोरोनरी सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। पांचवा पॉइंट है बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। और हमारा छठा पॉइंट है बच्चों हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अगला जो पॉइंट आएगा ना बच्चों वो होगा कार्डियक साइकिल, बेहतरीन टॉपिक होगा, पर उससे पहले आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए कि हाँ बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में है, राइट चैम्बर्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, सेमिलियल वॉल कहां पर है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो बेटा 2 लेक्चर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारी क्लास नहीं है बच्चों, मेरी क्लास जो है वो सैटरडे को आएगी। तो जो बच्चे हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, गले को थोड़ा आराम देते हैं। कल कार्डियक साइकिल में बिल्कुल जोश के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुस्कुराते रहिए बच्चों, ईमानदारी से रिवाइज करते रहिए। तो अगली क्लास में फिर आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।